मॉर्निंग बैठिए ना, बैठिए, आप यहाँ बैठ जाए। एक वो कुर्सी है, यहाँ बैठ जाए। माइक दीजिए हमको। माइक माइक माइक। अरे राजीव, बोलो जो प्रेस रिलीज वाला है वो हमको लाके दे। प्रेस रिलीज वाला बोलो, पवन की जानकारी में प्रेस रिलीज वाला लाके दे। अच्छा, आ गया आ गया। साथियों सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए माइक इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप लोग माइक तक दिया, आप लोग ठीक है यहाँ पे। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बिना उसके ही चल जाएगा ना, चलिए ठीक है। साथियों, इस प्रेस वार्ता में आने के लिए सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता राजनीतिक मुद्दों से हटकर जनहित से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार साथियों का साथ चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। आपको प्रभावित करेगा, आम बिहारियों को प्रभावित करेगा, बिहार में ना के बराबर चल रहे उद्योगों को प्रभावित करेगा, और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बिहार में सोच रहे हैं उनको भी ये प्रभावित करेगा। आज तक जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आप अपने डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट कार्ड आप जारी करें, अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या इनकी सरकार ने कभी भी अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी विषय की रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जारी की हो। इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि किस विभाग में इनको कितना लाभ हुआ, नुकसान हुआ, क्या इन्होंने नए कदम उठाए, क्या पुराने कदमों को इन्होंने चालू रखा, क्या उसमें फेरबदल किया। कभी भी बार बार ये सरकार बदलते गए, गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बदलते गए, पर उस बदलते गठबंधन में कभी भी इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि, कामयाबी कभी जनता से उन्होंने साझा आज तक नहीं किया। और ये शिकायत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हमेशा से रही है कि भाई क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते क्यों नहीं। पिछले 2020 के चुनाव में हर मंच से उनसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लगभग 2 दशक होने को आए इनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, इन 2 दशक में ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 अपनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री बता दें। कौन सी ऐसी 5 उपलब्धियां हैं, भले वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर हो। भाई 7 निश्चय योजना इनकी चल रही है ना, उसी में अपनी उपलब्धि बता दें। कोई 5 ऐसी उपलब्धि बता दें, यूनिवर्सिटीज को लेकर बता दें, अलग अलग उद्योगों को लेकर बता दें, व्यवसाय को लेकर बता दें। कुछ तो बताएं कि इन्होंने क्या किया। पर अपनी उपलब्धियां बताने के अलावा मुख्यमंत्री जी बार बार गठबंधन बदलते गए। अपनी कुर्सी को कैसे ये बरकरार रखें वो प्रयास में ये जरूर लगे रहे, पर इन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। बहरहाल ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं पहले भी इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूं कि जनहित के विषयों को उठाना, जनता की बातों को दम देना, उसको आवाज देना एक लक्ष्य है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, जिसको हमारे विपक्षी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसको चिराग मॉडल कहती है, उसी चिराग मॉडल का एक और उदाहरण
आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। आज जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं विद्युत विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कुछ जानकारियां जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो जानकारियां मैं आप सबके से साझा करूंगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जहां पे आपको साक्ष्यों की जरूरत होगी, तमाम साक्ष्य आप लोग के समक्ष भी मैं रखूंगा। ये एक विषय चल रहा है बिहार में बिजली को लेकर, जहां पर बिहार सरकार बीईआरसी के माध्यम से लगभग 40% बिजली में बढ़ोतरी करने की कार्यवाही में है। संभवतः आप लोग के संज्ञान में यह विषय होगा, विचाराधीन चल रहा है ये विषय न्यायालयों में भी, जहां पे बिहार सरकार चाहती है कि बिजली की दरों में जिस दर पे ये बिजली आम जनता को या अलग अलग इंडस्ट्रीज या जहां जहां पर भी ये लोग बिजली को बेच रहे हैं, उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव के साथ बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब आप सोचिए, जब ये 40% की जब बढ़ोतरी होगी, राजस्व में कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता बिहार सरकार के, क्योंकि वो हर राजस्व भ्रष्टाचार की देन बिहार में चढ़ जाता है। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, बिहार सरकार को उससे कितना लाभ होगा, नहीं लाभ होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि इससे एक आम बिहारी जरूर आने वाले दिनों में प्रताड़ित होगा। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले, मान लीजिए किसी एक सामान्य परिवार में बिजली की खपत 152 यूनिट होती है प्रति माह, 152 यूनिट अगर कोई एक परिवार अगर यूज करता है प्रति माह, तो उसका बिल आज की तारीख में जो मौजूदा दरें हैं 1071 रुपए उसका बिल आएगा। पर जब ये दर बढ़ जाएगी, 40% की जब इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यही बिल बढ़कर 1654 रुपए हो जाएगा। तो सोचिए कहां लगभग 1000 और कहां वो 1600 रुपए हो जाएगा। ये आम बिहारियों पे आने वाले दिनों में जो बोझ पड़ेगा, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और ये समस्या सिर्फ एक आम बिहारी की ही नहीं होगी, जिन्होंने छोटे मोटे उद्योग यहां पर लगा रखे हैं उनके व्यवसाय को कितना इससे घाटा होगा, उनकी भी समस्याएं बढ़ेंगी। और जो नए निवेशक हैं भाई, जो पहले ही नहीं आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में पहले ही राज्य सरकार ना आपको ईज ऑफ बिजनेस देती है, ना सिंगल विंडो क्लियरेंसेज यहां पे दिया जाता है, ना निवेशकों को एक्साइट करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए किसी तरीके की रियायतें दी जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब इन्वेस्टर समिट किया था। हर राज्य करता है भैया, निवेशकों को आप बुलाते हैं, आप इन्वेस्टर समिट यहां पर करते हैं, आप उनको सुविधाएं देते हैं ताकि वो आपके प्रदेश में आए, आपके प्रदेश में आकर वो इन्वेस्ट करें। हर राज्य करता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, वाइब्रेंट गुजरात, मुख्य हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये करना जरूरी नहीं समझा। तो निवेशक तो वैसे ही नहीं आ रहे, पर इन बढ़ी हुई दरों के बाद निवेशक कितने एक्साइटेड होंगे हमारे प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए, इसका अंदाजा लगाना हम में से किसी के लिए मुश्किल नहीं है। तो जहां पर एक तरफ 40% की लोग बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बिहार सरकार जो बिजली खरीदती है, जो बिजली बिहार सरकार लेती है, ये एक बहुत बड़े ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि बाकी के जितने राज्य हैं जहां पर उनकी मैक्सिमम लिमिट जाकर समाप्त होती है, वो उस लिमिट से हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। जहां पर दूसरे राज्य जो वो ब्रैकेट उन्होंने दिया है कि इतने से इतने के बीच में खरीदते हैं, जो मैक्सिमम है उसका, जहां पर वो राज्य खरीदना समाप्त करते हैं, वो दर हम लोग यहाँ शुरू होती है। मैं उदाहरण के तौर पर ये मैं साझा करूंगा आपके साथ। उदाहरण के तौर पर मैं ये आंकड़े आप लोगों के समक्ष रखता हूं। जैसे उड़ीसा में जिस दर पर राज्य सरकार खरीदती है वो है 2 रुपए 46 पैसे, और बिहार सरकार हम लोग कितने पर खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं 4 रुपए 26 पैसे पर। इसको अगर आप ग्रॉस उसमें देखें, जितना हम लोग खरीदते हैं, तो कितने का नुकसान हर साल हम लोग को होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा बिहार सरकार देती है, वो नुकसान होता है लगभग 5,278 करोड़ का हम लोग को हर साल रेवेन्यू का हम लोग को लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पैसा बिजली को खरीदने के लिए हम लोग देते हैं।
जो यकीनन हम लोग जन कल्याण योजनाओं के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों राज्य सरकार इस बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदती है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो बिजली ये लोग बेचते हैं और जिसकी वजह से अभी 40% की ये लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, जो बिजली ये लोग बेचते हैं वो भी दूसरे राज्यों के बनिस्बत बहुत ज्यादा है। जो हायर लिमिट है दूसरे राज्यों की, उस लिमिट पे जहां दूसरे राज्यों की लिमिट खत्म होती है उस राज्यों पे हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। या बाकी राज्यों की तुलना में आप देख लीजिए, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। जितने बाकी के राज्य हैं, फॉर एग्जाम्पल गोवा की बिजली दर ₹1.50 से ₹4.25 तक है। हम लोग ₹6.05 से हम लोग शुरुआत करते हैं और गोवा ₹4.25 पर अपर लिमिट उसकी खत्म हो जाती है। सिक्किम की अपर लिमिट ₹4 पे खत्म हो जाती है, ₹1 से ₹4। यहां पे ₹6 से ₹7.70 है बिहार की। तमिलनाडु की ₹1.50 से ₹6.60 है। हिमाचल की ₹1 से लेकर ₹4.85 है। उत्तरांचल की ₹2.80 से ₹5.55 है। ₹3 से लेकर ₹6.20 है उड़ीसा की। इसी तरीके से दिल्ली है, उत्तर प्रदेश बगल का राज्य भैया उत्तर प्रदेश, ₹3.35 से ₹6। और हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं ₹6.05 से लेकर ₹7.70 तक। क्यों भैया? बिहार वैसे ही गरीब राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। मुख्यमंत्री जी की कोई योजना ऐसी नहीं रही जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट हर साल बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित करती है। हर साल विकास के अलग अलग मापदंड पे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और उसके बाद आप बिहार में आप ये कर रहे हैं भाई, अगर आपको राजस्व बढ़ाना है, मुख्यमंत्री जी कई तरीके हैं बिहार में राजस्व बढ़ाने के। अगर आप सही मायनों में अगर आप ध्यान देंगे तो बिहार में अनंत संभावनाएं हैं राजस्व बढ़ाने की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कई ऐसी योजनाओं का हम लोगों ने जिक्र किया। रिलीजियस टूरिज्म आप बढ़ाइए बिहार में, टूरिज्म बढ़ाइए सबसे पहले तो बिहार में। लोग आए बिहार में, सैलानी आए बिहार में, उद्यमी आए बिहार में, निवेशक आए बिहार में, आकर निवेश करें। भाई अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो माता सीता की जन्मस्थली रही है, क्यों नहीं आप बिहार में सीतामढ़ी को आप उस तरीके से विकसित करते हैं? हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए वो आए माता सीता का दर्शन कर। क्यों नहीं इन तमाम क्षेत्रों को विकसित किया जाता है? बोध गया को क्यों नहीं आप इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सैलानी वहां पर आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास की सिटी यहां पर बनाया जाता है? ये तरीके होते हैं राजस्व बढ़ाने के। क्यों नहीं कारखाने लगाए जाते, यूनिट्स बनाए जाते? फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्यों नहीं यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता? हाजीपुर में केला बनता है भाई, उस केले की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके जब चिप्स बनते हैं, डाउन साउथ जाके केरला जाके वही चिप्स के पैकेट इतने महंगे हो जाते हैं। आम है यहाँ पर भैया, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्यों नहीं होती? मखाना जो कि राष्ट्रीय नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने की एक अलग पहचान बनी है, क्यों नहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है? तमाम तरीके राजस्व बढ़ाने के। पर एक आम जनता के ऊपर, बिहारियों के ऊपर बिजली का बोझ डालकर, और उसके बाद ये बोझ भी स्मार्ट मीटर्स इन लोगों ने लगा लिया आज की तारीख में। और आप सब ने भी कभी ना कभी भुगता होगा भैया, हल्की सी चूक हुई बिजली के बिल भरने में, यूनिट कंजप्शन को लेकर कुछ भी हुआ, तुरंत सबसे पहले आप लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है। आम बिहारियों के घरों की बिजली काट दी जाती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास निरंतरता में समस्या आती है, भैया हम लोग का यहाँ पे बिजली कटा हुआ है, बिजली कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है। जबकि उसमें संभवतः गलती आपकी होगी, गलती उसमें आप ही के विभाग की होगी, पर उसके बावजूद भुगतना आम बिहारियों को पड़ रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं? जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है? सरकारी विभागों के बकाये के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पर सुचारू रूप से बिजली चल रही है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पर एक आम बिहारी बिजली के बिल में थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ तुरंत उसके घर की बिजली काट दी जाती। पर वहीं जो लाखों करोड़ों का जो बकाया जो इनके विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट्स में है उसको नहीं पूरा किया जाता। उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहां पर लेन देन करके
और ये तमाम उदाहरण है भ्रष्टाचार के। मैं इसको आज आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं। किस बात का? जीरो टॉलरेंस का। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। भाई अगर ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है? क्यों इतनी महंगी दर पर बिजली आप खरीद रहे हैं, जब दूसरे राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य भैया, जो विकास के मापदंड पे संभवतः बिहार से भी पीछे माना जाता है, जब वो इतनी कम दरों पर बिजली खरीद रहा है, तो भैया आपको क्या जिद पड़ी है कि आप महंगी दर पर आप बिजली खरीदें और उसके बाद आप उतनी ही महंगी दर पर आप बिजली बेच रहे हैं? बाकी के राज्य, अगर मैं पुनः उड़ीसा का ही मैं लूं तो उड़ीसा भी मैक्सिमम भाई वो भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी मैक्सिमम 6.20 पर बेच रहा है। आपका मैक्सिमम 7.70 जा रहा है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य मैक्सिमम 6 पे बेच रहा है और बाकी के राज्य तो 4-4.25 रुपए के आसपास ही सीमित हो रहे हैं आकर। और यहां पे जहां पे बाकी राज्यों की दरें समाप्त होती है वहां पर आपकी दर की शुरुआत हो रही है। ये कहां जा रहा है भैया पैसा? किसके चुनावी प्रचार में जा रहा है? किसके कैंपेन पॉलिसीज में जा रहा है? किस राजनीतिक दल या किस राजनेता की जेब में जा रहा है? जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जीरो करप्शन की पॉलिसी आपकी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आपकी करप्शन को लेकर। उसके बाद ये अगर सारे तथ्य, और आज सरकार लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में बिजली के बिल को बढ़ाने को लेकर। सरकार के पास इतनी फुर्सत है, सरकार के पास इतना समय है कि भाई वो न्यायालय जाए, इसको लेकर लड़ाई लड़े। रोज अलग अलग जिलों में इसकी सुनवाई हो रही है, उसके लिए सरकार के पास पूरा समय है। बट उसमें कटौती कैसे की जा सकती है उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि कम दरों में हम कैसे बिजली खरीदें, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। पर ये लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के पास पूरा समय है, पूरी फुर्सत है कि भैया बिहारियों के ऊपर कैसे हम बिजली का बोझ डालें। और इस पे मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इसके पूर्व भी हम लोगों ने इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए कुछ दिन पहले, तारीख याद है आप लोगों को? किस दिन को किए थे? 16-17 को किए थे ना? 18 को किए थे। 18 तारीख को पूरे बिहार में हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्षों ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई के द्वारा पूरे बिहार भर में इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए ये प्रेस वार्ता की गई थी। उस दिन भी इन तमाम बातों को साझा किया गया था। आज साक्ष्यों के साथ कहां पे इन्होंने क्या सबमिट किया है, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारियों के साथ, ये सब अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आज पुनः इस विषय को मैं मजबूती से उठा रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द। आज जितना आप लोग बिजली का बिल भर रहे हैं 50% उसमें इजाफा हो जाएगा। आज अगर आप लोग 2000 का बिल दे रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के भीतर ही वो 2000-3000 का आपका बिल हो जाएगा। 5000 का बिल दे रहे हैं तो 7500 का बिल हो जाएगा। 1000 रुपया दे रहे हैं तो 1500 का बिल हो जाएगा। 50% की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हो जाएगी। राज्य सरकार इस तत्परता के साथ लगी हुई है। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आप सबके माध्यम से जनता के बीच जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इसको लेकर एक अवेयरनेस हो। मैं तो खामोश नहीं बैठने वाला हूं। आज मैंने इसको फ्लैग ऑफ किया। आने वाले दिनों में जो और तथ्य, जानकारी मेरे समक्ष आती रहेगी वो भी मैं आप लोग के साथ में साझा करता रहूंगा। और जैसा मैंने कहा कि एक रिपोर्ट कार्ड लोक जनशक्ति पार्टी तैयार करेगी जहां पे जनता के बीच जाकर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक टीम तैयार हुई है, जहां जनता के बीच जाकर उनसे सर्वे कर उनके माध्यम से उनकी समस्याओं की जानकारी मैं सरकार के समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। जिसमें शुरुआत हम लोगों ने इस बिजली विभाग से हम लोगों ने की है, जहां पर इनिशियल स्टेज में जो जानकारी है वो सब मैंने आपके सामने मैंने साझा की। इज देयर एनी पॉइंट दैट आई एम मिसिंग ऑन दिस? पीएनसी एंड ट्रांसमिशन लॉसेस। हाँ, उसमें आप उसमें बताएं कुछ। संजीव जी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जो इस विषय पर काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, पार्टी के साथ मिलकर इस विषय को फ्लैग ऑफ, इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि ये भी अपने पॉइंट्स को सामने रखें। ये अभी जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग में बिहार सरकार की दोनों कंपनियों ने अपना पेटिशन डाला है 40% इंक्रीज करने के लिए, उस पेटिशन में उन्होंने जो पॉइंट नहीं बताया है
पार्टी के तरफ से हम लोग वही पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे पेटिशन में कहीं पे भी आपको एक्सेस जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा है नहीं लिखा है। सर ने डील किया, मैं आप बताता हूँ। उन्होंने जो नहीं बताया वो है ट्रांसमिशन लॉस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रांसमिशन लॉस 8% का होता है। बिहार विद्युत विनिमय आयोग ने 15% का ट्रांसमिशन लॉस अलाउ किया है और कई बार ये लोग 36% तक का ट्रांसमिशन लॉस क्लेम करते हैं। अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्लेम है कि सारा बिजली का काम उनके सरकार बनने के बाद हुआ है, मतलब सारे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। इतने नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 4 गुना ट्रांसमिशन लॉस होना कहीं ना कहीं कुछ इशारा करता है। और ये विधानसभा में बोली गई बात है। ये आंकड़े जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे गए आंकड़े हैं। दूसरा होता है एटीएनसी लॉस। एटीएनसी लॉस का मतलब होता है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिलिंग किया और कितना बिल रिकवर किया। एटीएनसी लॉस में भी देखा जाए तो बिहार की आम जनता का या ट्रांसमिशन लॉस में बिहार की आम जनता का या एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस में बिहार की आम जनता का कोई वो नहीं है, मगर बिजली का दाम बढ़ा करके सजा आम जनता को दिया जा रहा है। एटीएनसी लॉस मैक्सिमम जो है वो बिहार सरकार के पास है। उसकी वजह से बिहार की जनता को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। ये सारी चीजें चूंकि बीआरसी के केस में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये हम लोग जनता के सामने ला रहे हैं और ये जनता के बीच में मैसेज भी जाएगा और जन सुनवाई में भी हम लोग इन पॉइंट्स को सामने रखेंगे। आपने बिजली समस्या को उठाया है, स्मार्ट मीटर की भी चर्चा, We have covered all the points now. आपने स्मार्ट मीटर की भी चर्चा की, ये देखा जा रहा है कि जनता दरबार में जो लोग समस्या लेकर आते हैं, बिजली बिल ज्यादा आ गई, उसके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को फोन करते हैं, समस्या सुनने की बात करते हैं। वही आदमी दूसरे जनता दरबार में फिर से आता है, कहता मेरी समस्या का निदान नहीं हुआ। आखिर लोग जाए तो जाएगा, क्योंकि बिजली बिल जब आ रहे हैं तो वो परेशान होते आ रहे हैं, तो उनसे बिजली काट दिए जाते हैं। भाई एक चीज जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री की समस्याओं के समाधान को लेकर मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए, तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़े ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ। मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीखकर अपने राज्य में हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे। भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे, प्रदेश विकास कैसे करेगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा। मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या विजन है। मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे।
तो ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं जनता दरबार में, धीरज जो आपका सवाल था, जब ये लोग जाते हैं वो बार बार जाते हैं जनता दरबार में, वही व्यक्ति, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में आप पूछे ना, मैं अभी जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं सिवान जाऊंगा जहां पे लोग जहरीली शराब से मरे। क्या है मुख्यमंत्री जी के पास विजन की भैया अगली बार कम से कम कोई जहरीली शराब से ना मरे? क्या सोच है, क्या नीति है उनके पास, क्या पॉलिसी है उनके पास? ऐसा वो क्या करेंगे ताकि ये लास्ट इंसिडेंट हो ऐसा जहरीली शराब को लेकर? नहीं है उनके पास भैया। इस कानून को और सशक्त करने का क्या माध्यम है? नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास माध्यम। इसीलिए मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बक्सर का क्यों समाधान पिछले 100 दिन में नहीं निकला? किसान आज भी उचित मुआवजे के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाई सही है भाई, जिसकी जमीन आप 2022 में ले रहे हो, आप उसको 2013-14 वाला मुआवजा क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? पर क्या सोल्यूशन है उनके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिव्यू ही नहीं किया। जो वो वहां की जमीन के जो रेट्स होने चाहिए उसका रिवीजन ही नहीं हुआ अभी तक। तो किसी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में है ही नहीं। और ये सिर्फ जन जागरूकता से ही, जनता के जागरूक होने से ही अब समस्या का समाधान निकल सकता है। और यही प्रयास आज मैं आप लोग के सामने कर रहा हूं। चिरागी, आप क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर से मिल करके स्वयं अरे प्रभु, मैं भगवान से मेरी मुलाकात हो सकती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं हो सकती। सिंस 2020 से मैं प्रयासरत हूं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस वक्त कोरोना के वक्त वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी, कितने बिहारी परेशान थे। छात्र कोटा में जो बिहारी छात्र थे वो कितने परेशान थे, उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था। तो मैं तो भैया 2020 से मैं प्रयासरत हूं। और मैं ही नहीं, उनके पार्टी के नेता जब उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनसे 2 साल में मुलाकात नहीं कर सकते, तो चिराग पासवान की क्या हैसियत कि मैं जाके उनसे मुलाकात कर पाऊं? मुख्यमंत्री, मैं चाहूंगा कि ये विजुअल्स ना आप कट पेस्ट कीजिए। ये विजुअल्स कट पेस्ट होने चाहिए कि कितने ऐसे विषय हैं जो आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा और मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके कृषि मंत्री उस वक्त के जवाब देते हैं कुछ, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। रामचरितमानस में सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके मंत्री एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को अंग्रेजों का दलाल, गुलाम बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप हैं क्यों मुख्यमंत्री? और आपको मालूम नहीं है, दिस इज द रीजन व्हाई बिहार बदहाल परिस्थितियों में जा रहा है। और जो मैं कहता हूं, बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कुछ समय और रह गए तो बर्बादी में हम लोग को ढकेल दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों को। बनाई है गोधरा कांड को लेकर के सर, कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिजली का जो मुख्य स्रोत है बनाने का, सोलर पैनल जो है ना उसके द्वारा बिजली पूर्ति की जाएगी। लेकिन सोलर प्लेट्स जो है निजी कंपनियों के पास है, गरीब उसे नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में 40% बिजली का दर बढ़ेगा और सोलर की मार भी गरीब झेलेंगे? आपकी जानकारी गलत है। सोलर की बिजली आज के दिन में सबसे सस्ती बिजली है। अगर केंद्र सरकार की कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने हर एक बार इनको सारे राज्य उससे बिजली खरीदते हैं। आपको मैं अभी आपको सर कागज दे देंगे, वो जब आपको भेजती है 2 रुपए 61 पैसे, 2 रुपए 50 पैसा तक में बिजली देने को तैयार होती है, आप तब जाके 6, 12 और 3, 11 में बिजली खरीदते हैं। नहीं, सोलर आज के दिन में सबसे सस्ता बिजली। और भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूँ बीबीसी पे, मैं आ रहा हूँ भाई। बीबीसी बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात जिसका जिक्र आपने किया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही आने वाले समय में देश नहीं दुनिया का, भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इवेंचुअली साधन संसाधन सब समाप्त होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक परमानेंट
स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और भारत, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, भारत दुनिया के पटल पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के तौर पर उभर रहा है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री G20 की अभी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कंट्री हैं G20 के इस बार, और हम लोग प्रमुखता से देश के एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और हम लोग दूसरों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया आप जुड़े इससे। और वहां पर अगर हमारे मुख्यमंत्री खुद अगर इस चीज को अगर प्रमोट नहीं करते या उनको जानकारी ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, कई जगह पर कई विषयों पर उनको जानकारी ही नहीं होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और यही कारण है कि हम लोग अभी भी ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। आपका जो सवाल था, हम लोग का सभी हिंदुस्तानियों का छाती चौड़ा हो गया था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन बोरिस ने ये बोला था, देयर इज ओनली वन सन, वन ग्रिड एंड वन मैन, दैट इज प्राइम नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान का सोलर प्रोडक्शन आज के दिन में 100 गीगावाट है और बिहार का सोलर प्रोडक्शन मात्र 128 मेगावाट है, मतलब आधा गीगावाट भी, जबकि हम हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, बिहार हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है, और जहां हिंदुस्तान 100 गीगावाट बोलता है और दुनिया के सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, हमारे राज्य का सोलर प्रोडक्शन 128 मेगावाट है। इससे ज्यादा ड्रास्टिक फेलियर हो नहीं सकता, और सबसे सस्ती बिजली आज के दिन में सोलर है। एक सवाल है मेरा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको लेकर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया और यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार हैं। गोधरा के कांड पर रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया था, क्या चिराग पासवान इस पर कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया? भाई ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। जब ये निर्णय ले लिया गया है तो उसके बाद इस विषय के ऊपर किसी भी तरीके की चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, बिल्कुल, मैं छात्रों पर मैं जरूर सवाल उठाऊंगा, छात्रों को गिरफ्तार किया गया, मैं बिल्कुल करूंगा। भाई छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव उचित नहीं है, बट हाँ, जब कोई सरकार या कानून के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उसका भी हम सबको सम्मान करने की जरूरत है। डील वाले बयान पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जेडीयू से इस बात की डील हुई है कि आने वाले दिनों में भाजपा की समाप्ति हो, भाजपा को खत्म किया और इसमें उपेंद्र कुशवाहा को सहयोग करना है। भाई मैं खैर आपका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि अब अगर मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर्स में उलझा तो जो मेरा मकसद है आज का कि ये विषय हाईलाइट होना चाहिए, कल को मुझे हेडलाइंस कुछ और ही मिलेगी। बट मैं इसका मैं जवाब दे देता हूं। मैं बार बार कहता हूं, जब गठबंधन डील के आधार पर होते हैं परिणाम यही होता है। गठबंधन डील के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए, बिहारियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए होने चाहिए, ना कि राजनीतिक दल और उनके नेताओं को। थैंक यू।